नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ हार्टिकल्चर का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ऑर्चर्ड के बारे में पढ़ाऊँगा कि ऑर्चर्ड होता क्या है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या कितने प्रकार के ऑर्चर्ड होते हैं और जो ऑर्चर्ड होते हैं हर अलग अलग प्रकार के, उनका क्या एडवांटेज है, उनका क्या डिसएडवांटेज है, उनका क्या यूज़ है, उनसे क्या प्रॉफिट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्चर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। हाउ कैन वी से दैट दिस इज ऑर्चर्ड एंड दिस इज फॉरेस्ट एंड दिस इज गार्डन। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्चर्ड है, ये गार्डन है और ये फॉरेस्ट है। सब में पेड़ लगे होते हैं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्चर्ड कौन सा है। ठीक, देखिए क्या लिखा है। ऑर्चर्ड रिफर टू एन एरिया वेयर इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज डन। ऑर्चर्ड उस एरिया को कहते हैं जहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है फ्रूट क्रॉप की। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब सघन खेती होती है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके खेती होती है, एक साइंटिफिक मैनर में उसकी खेती की जाती है। उसकी ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर देना, उसके बाद उसके अंदर इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना, ये सब एक इंटेंसिव तरीके में किया जाता है, एक सीक्वेंस में कायदे से किया जाता है, एक साइंटिफिक मैनर में। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। अलग भाषा में क्या कहते हैं? इट इज एन एरिया, यह एक ऐसा एरिया होता है वेयर फ्रूट क्रॉप लाइक मैंगो, सिट्रस, पपाया, बनाना एटसेट्रा आर कल्टिवेटेड। ऐसा एरिया जहाँ पर इन क्रॉपों को हम थोड़े बड़े स्केल पे उगाते हैं। बड़े स्केल पे उगाते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 हो गया, 2-3 पौधे लगा दिए तो ये हो गया ऑर्चर्ड, ऐसा नहीं। बड़े एरिया में जब हम लगाते हैं 200-300 पौधे, 500 पौधे, 1000-2000 पौधे, उसको हम कहते हैं ऑर्चर्ड। इट इज एन इनक्लोज्ड एरिया वेयर ए फ्रूट और ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज और ग्रोन। ऐसी एरिया जहाँ पर फ्रूट या ग्रुप ऑफ फ्रूट का तात्पर्य है, जैसे कि मान लो कि मैंगो की कल्टीवेशन हो रही है और ग्रुप ऑफ फ्रूट मैंगो की हो रही है, बनाना, पपाया, एक साथ 3-4 क्रॉप की हो रही है कल्टीवेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड बोलते हैं। अब देखो, स्पेसिफिक क्रॉप के ऑर्चर्ड को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे विनयार्ड या वेनरी। अगर ग्रेप का गार्डन है तो हम उसको विनयार्ड या वेनरी कहते हैं। पाइनरी कहते हैं अगर पाइनएप्पल का कोई ऑर्चर्ड है, ठीक। और ऑरेंजरी कहते हैं अगर ऑरेंज का कोई गार्डन है। अगर ऑरेंज की क्रॉप ढेर सारी लगी है तो उसको ऑरेंजरी कहेंगे। पाइनएप्पल की ढेर सारी क्रॉप लगी है तो पाइनरी कहेंगे। और अगर ग्रेप की क्रॉप लगी है बहुत बड़े हेक्टेयर में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में, तो हम क्या कहेंगे? वाइनयार्ड या वाइनरी कहेंगे, ठीक। देखो, ई स्टेट क्या होता है? जब किसी भी फ्रूट क्रॉप को 1000 एकड़ से ज़्यादा एरिया पर ग्रो किया जाता है तब उसको हम ई स्टेट कहते हैं। ये जो ई स्टेट वाली टर्मिनोलॉजी है, ये ब्रिटिश के समय में अंग्रेजों के शासनकाल में यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कॉफ़ी स्टेट और टी स्टेट। जो कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं या चाय के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, उनको हम ई स्टेट कह सकते हैं, ठीक। अब देखो, टाइप ऑफ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ ऑर्चर्ड यानी ऑर्चर्ड कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चर्डिंग, जैसे ऑर्चर्ड विथ सिंगल वेराइटी ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप। किसी एक सिंगल वेराइटी का, किसी एक क्रॉप की सिंगल वेराइटी, जैसे मान लो आम की अगर हमने कल्टीवेशन की है, आम का ऑर्चर्ड लगाया है, तो आम में केवल आम्रपाली वेराइटी है हमने लगाई है पूरे ऑर्चर्ड में, ये हो गया। ऑर्चर्डिंग विथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। किसी एक ही फ्रूट क्रॉप के डिफरेंट वैरायटी, जैसे मान लो मैंगो लगाया गया तो मैंगो में आम्रपाली, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, 3-4 वैरायटियां एक साथ लगा दी गई, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्चर्डिंग विथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ ए फ्रूट क्रॉप। फिर अगला क्या है? मिक्स्ड ऑर्चर्ड विथ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लाइफ स्पैन। इसको क्या कहते हैं कि जब डिफरेंट प्रकार के फ्रूट क्रॉप एक ही ऑर्चर्ड में एक साथ लगाई जाती हैं। जैसे मान लो कि आम का ऑर्चर्ड है, आम के ऑर्चर्ड में बीच बीच में हमने कटहल लगा दिया, बीच बीच में हमने लीची लगा दी, तो उसको क्या बोलते हैं?
ये बोलते हैं। अगला क्या है, ऑर्चर्डिंग विथ इंटरक्रॉप्स और इंटरक्रॉपिंग। जब ऑर्चर्ड हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो हमने आम लगाया, तो आम लगभग 5 साल तक हमें कोई फल देगा नहीं। जब छोटा रहेगा उस समय हमें कोई प्रोडक्टिविटी तो देगा नहीं, इकोनॉमिक रिटर्न कोई देगा नहीं। उस समय हम क्या करते हैं, कोई दूसरी वेजिटेबल या कोई दूसरा फ्रूट, या हम सीरियल क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप, कोई और क्रॉप उगा लेते हैं। तो उस टाइप के ऑर्चर्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग वाली ऑर्चर्डिंग। फिर मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड। मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड मतलब डिफरेंट की हाइट वाले क्रॉप को, ऑर्चर्ड को एक साथ उगाना। हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग, ये अभी जल्दी में विकसित की गई है, जिसमें हम प्लांट को बहुत क्लोज लगा के फिर उगाते हैं, बहुत क्लोज लगा के, जिससे पर यूनिट लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। फिर ड्राई लैंड ऑर्चर्ड, ये शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा यूज की जाती है। क्लोनल ऑर्चर्ड। क्लोनल ऑर्चर्ड होता है कि एक ही मदर प्लांट से क्लोनल के थ्रू, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ढेर सारे पौधे बना लिए जाते हैं और उन ढेर सारे पौधों को फिर एक जगह लगा दिया जाता है, पूरा ऑर्चर्ड वो तैयार कर देते हैं। उसके बाद किचन गार्डन। किचन गार्डन से आप लोग तो जानते होंगे, घर के पीछे या घर के आसपास जो थोड़ी सी जमीन बची हो, उसी जमीन में हम अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए रोज थोड़ी सब्जी, तुलसी की पत्ती और धनिया, थोड़ी सी मूली ऐसे लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किचन गार्डन। यानी कि अपने यूज के लिए थोड़ी क्रॉप हम जब लगा देते हैं घर के आगे पीछे, तो उसको हम किचन गार्डन कहते हैं। अब देखो स्पेसिफिकली पढ़ो, देखो इनके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी कि क्या क्या कैरेक्टर हैं इन सभी ऑर्चर्ड के। ऑर्चर्ड विथ सिंगल वेराइटी ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप। क्या कह रहा है, जैसे मैंगो ऑर्चर्ड एक्सक्लूसिवली अल्फांसो वेराइटी, मतलब मैंगो का एक ऐसा ऑर्चर्ड जहां केवल अल्फांसो वेराइटी लगी हो, तो वो इस प्रकार का ऑर्चर्ड कहलाएगा। फिर पोमोग्रेनेट ऑर्चर्ड ऑफ केसर वेराइटी। केसर की कोई वेराइटी है, केसर एक वेराइटी है पोमग्रेनेट की, केवल उसी का ऑर्चर्ड लगा है। पोमग्रेनेट की जो क्रॉप लगी है उसमें केवल केसर वेराइटी ही है पूरे ऑर्चर्ड में, और कोई वेराइटी नहीं। गुआवा का अगर लगा है तो उसमें सरदार कोई वेराइटी है, सरदार एक वेराइटी है गुआवा की, केवल वही लगा है पूरे ऑर्चर्ड में, केवल गुआवा की सरदार वेराइटी ही लगी है और कोई और अन्य वेराइटी नहीं है। अब इसका एडवांटेज देखो क्या क्या है। प्योरिटी ऑफ द वेराइटी कैन बी मेंटेन। हम वेराइटी जो होती है उसकी प्योरिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे मान लो हमने 2 वेराइटी एक साथ लगा दी, ठीक, अल्फांसो लगा दी और आम्रपाली लगा दी। अब जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो इनके फ्रूटिंग में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो हो सकता है कि जिनको जो फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा हो उनके फ्रूट की क्वालिटी गड़बड़ हो जाए, ठीक, फ्रूट छोटे हो जाए, बड़े हो जाए, या क्वालिटी में कोई भी डिसएडवांटेज आ जाए, ठीक, कोई भी खराबी आ जाए, तो उसको हम इससे बचा सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉप होगी तो ऐसी समस्या आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। फिर कन्वर्टेंट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग करने में और मैनेजमेंट करने में बड़ा आसान होता है। एक ही क्रॉप रहेगी, एक ही समय पे इसमें फल लगेंगे, एक ही समय पे इसमें सिंचाई की आवश्यकता होगी, एक ही समय पे इरिगेशन, वीडिंग, फर्टिलाइजर, सभी चीज की एक साथ आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें बार बार हर क्रॉप को अलग अलग से ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं, एक ही साथ सब में कर देंगे, तो मैनेजमेंट में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। ऑल द ट्री कम टू हार्वेस्ट एट द सेम टाइम। एक ही वेराइटी रहेगी तो एक ही साथ हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ जाएगा, एक ही समय हार्वेस्ट करना रहेगा तो हार्वेस्टिंग भी थोड़ी आसान रहेगी। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, द वेराइटी में बी इनकम्पेटिबल। अगर कोई वेराइटी ऐसी है जो सेल्फ इनकम्पेटिबल है, जिसको मैंने बता दिया है सेल्फ इनकम्पेटिबल क्या है, ठीक, इंस्टेंट हार्टिकल्चर का जो सीरीज चल रही है, प्ले लिस्ट में जाके इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें देख लीजिए कि हार्टिकल्चर की जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सब मैंने वहाँ पढ़ा दी है। तो मान लो कोई ऐसी वैरायटी है जो इनकम्पेटिबल वैरायटी है, तो उसको क्या करेगा, अगर एक ही वैरायटी हमने लगाई है और वो वैरायटी सेल्फ इनकम्पेटिबल है तो उसमें पुअर फ्रूट सेटिंग होगी, फ्रूट जो लगेंगे उसमें कम फूल लगेंगे, कम फल लगेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया इसका। द वेराइटी में बी ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज। मान लो कोई जो वैरायटी मैंने लगाई है वो वैरायटी किसी पेस्ट या डिजीज के प्रति ससेप्टेबल है, तो अगर वो वैरायटी लगी किसी एक पौधे पर तो वो सभी पौधे पे आसानी से फैल जाएगी और हमें ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। समझ में आया। फिर अगला है द वेराइटी
मे बी इरेगुलर लाइक अल्फांसो वैरायटी। कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, जैसे अल्फांसो एक वैरायटी आम की है, एक साल उसने फल दिया, फिर अगले साल फल नहीं देगी, फिर तीसरे साल देगी, चौथे साल नहीं देगी, फिर पांचवें साल देगी। वैसे मतलब बाई एनियल होता है, एक साल में 2 साल में एक बार फल देगी। तो एक साल फल दिया तो उस साल हमें आमदनी हो गई, एक साल नहीं दिया तो उस साल बिल्कुल कुछ नहीं आमदनी हुई। तो ये चीजें होती हैं समस्याएं। द वैरायटी में नॉट सेटिस्फाइंग ऑल कस्टमर। मान लो जो वैरायटी हमने लगाई है, अल्फांसो वैरायटी मैंने लगा दी, अब वो अल्फांसो वैरायटी सभी कस्टमर को नहीं अच्छी लग रही है। जो खरीदने आ रहे हैं आम, उसमें से कोई कह रहा है हमको दशहरी चाहिए, हमको चौसा चाहिए, हमको लंगड़ा चाहिए, हमको अल्फांसो चाहिए। तो सबको अलग अलग वैरायटी चाहिए, तो सभी कस्टमर को हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने एक ही वैरायटी लगाई है। ठीक। फिर दूसरे प्रकार का कौन सा ऑर्चर्ड है? ऑर्चर्डिंग विथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। किसी एक ही फ्रूट क्रॉप की 2, 3, 4 वैरायटियां लगाना। जैसे मैंगो का ऑर्चर्ड लगाओ, उसमें अल्फांसो, केसर और पारी, ये 3 प्रकार की वैरायटी लगा दो। सपोटा का ऑर्चर्ड लगाओ तो उसमें क्रिकेट बॉल, काली पत्ती, ये सब लगा दो। अब ग्रेप का लगाओ तो थॉमसन सीडलेस, सोनाका, शरद सीडलेस, ये सब वैरायटी लगा दो। मतलब एक ही क्रॉप की 2-3 वैरायटियां एक साथ ग्रो करना। इसका एडवांटेज क्या होता है? इफ वन वैरायटी फॉल फॉर द सम रीजन अनदर वैरायटी विल गिव सम रिटर्न ऑन इनकम। अगर मान लो कोई समस्या हो गई किसी एक वैरायटी में, जैसे मान लो हमने ग्रेप लगाया, ग्रेप में थॉमसन सीडलेस वाली जो वैरायटी है वो मान लो कुछ गड़बड़ कर गई, ठीक, तो जो दूसरी वाली ग्रेप की वैरायटी है कम से कम उसमें तो फल लग जाएंगे, तो कुछ तो इनकम हमारा हो जाएगा। अगर एक ही होता तो नाश हो जाता। तो समझ में आई बात? तो इसमें कुछ हमारा बैकअप प्लान जो रहता है वो बैकअप प्लान भी रहता है। मान लो एक गड़बड़ हो गया तो एक तो देगा ही देगा। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबल कैन बी ओवरकम। जो सेल्फ इनकम्पेटेबल वाला प्रॉब्लम थी इससे पहले वाले में, इसमें नहीं होगी। 2 वैरायटी अलग अलग टाइप की लगी रहेंगी तो इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, तो ये समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। उसके बाद इट कैन हेल्प इन सप्लाई वैरायटी ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड एंड टू कैटर द नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट प्रकार के कस्टमर हैं, कोई कुछ वैरायटी मांगता है, कोई कुछ वैरायटी मांगता है। तो अगर 2-3 वैरायटियां लगाए रहेंगे तो उनके हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि भैया कौन सी वैरायटी लोगे, लंगड़ा लोगे, चौसा लोगे, अल्फांसो लोगे, दशहरी लोगे, कौन सी वैरायटी लोगे? हमारे पास सब कुछ है। तो कस्टमर को वैरायटी मिल जाएगी तो कस्टमर थोड़ा और अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वैरायटियां जल्दी फल देने लगती हैं, कुछ लेट में देती हैं, यानी कि कुछ अर्ली फ्रूटिंग होती है, कुछ में लेट फ्रूटिंग होती है। तो अगर 2 प्रकार की वैरायटी हमने एक साल लगाई है तो अर्ली फ्रूटिंग वाली हमको पहले फ्रूट दे रही है, उसके बाद लेट फ्रूटिंग वाली भी फ्रूट दे रही है, तो हमको ज़्यादा टाइम तक हमें फ्रूट मिलता रहेगा। एक तो ये भी फायदा है। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या क्या है? प्योरिटी ऑफ वैरायटी में भी अफेक्टेड। जो प्योरिटी है वैरायटी की वो अफेक्ट कर सकती है। कैसे? जैसे मान लो लंगड़ा है और अम्रपाली है, अब ये दोनों आपस में जब इनमें पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्या होगा कि इनके बीच की जो इनमें फल निकल के आएंगे वो फल हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी के ना हो, क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। समझ में आई बात? फिर अगला मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग वेरीज। इनका मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग वेरी कर सकता है। कुछ वैरायटियां ज़्यादा प्रूनिंग मांगती हैं, कुछ वैरायटियां कम प्रूनिंग मांगती हैं, तो ऐसा गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा प्रूनिंग कोई मांग रहा है, कोई कम प्रूनिंग मांग रहा है, कोई पहले इरिगेशन, कोई किसी में कम इरिगेशन चाहिए, किसी में ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, किसी में कम फर्टिलाइजर, किसी में ज़्यादा फर्टिलाइजर। तो ये सब चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। हार्वेस्टिंग भी अलग अलग टाइम पे, किसी की हार्वेस्टिंग पहले आ गई, किसी की हार्वेस्टिंग बाद में आ रही है, तो बहुत दिन तक हमें थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो एक ये भी समस्या है। मिक्स्ड ऑर्चर्ड विथ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ इक्वल लाइफ स्पैन। इसमें एक समस्या और होती है, डिफरेंट फ्रूट क्रॉप एक ही समय पे जब पक जाते हैं, समझ में आई, तो ये समस्या भी ये क्रिएट कर देते हैं कि 2 क्रॉप है, दोनों क्रॉप एक साथ ही पक रहे हैं, तो उसको तोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, इसको तोड़े कि उसको तोड़े, तोड़ने में भी समस्या आ रही है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। उसके बाद मिक्स्ड ऑर्चर्ड विथ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लाइफ स्पैन। अब डिफरेंट फ्रूट क्रॉप की अगर हम लगा रहे हैं, जैसे मान लो आम भी लगा दिया, आम में पपीता लगा दिया या केला लगा दिया, ऐसे 2-3 फ्रूट क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे मैंगो, सपोटा, गुआवा लगा दिया, या टर्मरिंड लगा दिया, बेर, अनोना और आंवला लगा दिया, या फिग, पोमग्रेनेट, बेर और लाइम लगा दिया, ये सब वैरायटियां लगा दी। तो फ्रूट क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट क्रॉप ही है, ऐसे भी हो सकता है।
बनाना लगा दिया, पपाया लगा दिया, पाइनएप्पल लगा दिया, ये भी हो सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये जो क्रॉपें हैं इस टाइप का अगर हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो इसका क्या एडवांटेज हमें मिलता है, मोर देन वन क्रॉप में बी अवेलेबल ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड। मोर देन वन क्रॉप में बी अवेलेबल, एक से ज़्यादा क्रॉप हमें अवेलेबल हो जाती है एक ही लैंड पर, एक ही खेत पर हमें मोर देन वन क्रॉप यानी 2, 3, 4 जितने हम क्रॉप लगा सकते हैं उतनी हमें क्रॉप अवेलेबल हो जाएंगी। पहला फायदा तो ये हो गया। इफ वन क्रॉप फॉल अनदर विल कम टू रेस्क्यू द मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ इनकम। अगर मान लो कोई एक क्रॉप फेल हो गई, कोई एक क्रॉप डेड हो गई या डिजीज लग गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो जो बाकी वाली अलग अलग जो दूसरी वाली क्रॉपें हैं इससे हमें एक कंटिन्यू लगातार कोई आय हमारी होती रहेगी, इनकम मिलती रहेगी, दूसरी क्रॉप से मिल जाएगी। ईयर राउंड इनकम, हर पूरे साल हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है इनकम। जैसे एक समय पर अमरूद आया, एक समय पर आम आ गया, एक समय केला आ गया, तो ऐसे थ्रू राउंड द ईयर ये पूरा चलता रहता है, तो ये आसान रहता है, इनकम हमें लगातार मिलती रहती है साल भर। अगर जैसे मान लो हमने केवल आम लगा दिया है, आम लगाया तो केवल हमें गर्मी के सीजन में आम मिल गया, बाकी ठंडी के सीजन में, बरसात के सीजन में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या रहती है। तो इस समस्या को इससे हम निजात पा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट इसका वेरी डिफिकल्ट होता है। किसी समय पे किसी में पानी चाहिए, किसी में कभी पानी चाहिए, किसी में कभी फर्टिलाइजर चाहिए, किसी में कभी फर्टिलाइजर, किसी में कभी ट्रेनिंग प्रोनिंग करनी है, किसी में कभी करनी है, किसी का कुछ और काम, किसी का कुछ और काम, एक साथ ढेर सारे काम करने में तो दिक्कत हो जाती है। अब प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट और डिजीज का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक क्रॉप लगाई, ठीक, मान लो ये क्रॉप है, इस क्रॉप में एक डिजीज लगती है, ये मान लो कोई एक डिजीज है इसमें लगती है, इस क्रॉप में एक प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया, अब इसमें लगती है, फिर ये क्रॉप जब खत्म हो गई, डेड हो गई, तब ये वाली डिजीज तो जो डिजीज थी वो इसमें आ गई, आई तो थी ये डिजीज इसी क्रॉप के लिए, लेकिन जब ये क्रॉप मर गई तब इसको भी उसने नष्ट करना शुरू कर दिया, तो एक होस्ट का भी काम करने लगती हैं एक क्रॉपें, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है पेस्ट और डिजीज वाली। अब ऑर्चर्डिंग विथ इंटरक्रॉप, इंटरक्रॉप के साथ साथ हम जब ऑर्चर्डिंग करते हैं, इस सिस्टम को देखो क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर fruit or vegetable in between the interspace of the main crop. This system use the open space available during pre-bearing period of main crop. The intercropping is discontinued once the main crop completely cover the canopy. The intercrop selected should have the following character. इसमें क्या कह रहा है कि जब हम कोई ऑर्चर्ड लगाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमने मान लो कोई फल लगा दिया, तो स्टार्टिंग में तुरंत तो फल देना शुरू नहीं करेगा और उस समय छोटा छोटा भी रहेगा, तो जब वो छोटा छोटा रहेगा तब हम उसके बीच में हम कोई सब्जी उगा सकते हैं, या कोई 1 साल 2 साल का फ्रूट क्रॉप, जैसे मान लो पपाया या बनाना, इसको हम उगा सकते हैं, या हम गेहूं धान की खेती कर सकते हैं, तो हमें एडिशनल इनकम मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? जब तक वो पूरी कैनोपी अपनी डेवलप नहीं कर रहा है मेन फ्रूट, तब तक हम बीच बीच में इन सब क्रॉप को ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ऑर्चर्डिंग विथ इंटरक्रॉपिंग वाला सिस्टम हो जाएगा। अब जब हम इंटरक्रॉपिंग में जो भी इंटरक्रॉप ले रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टर होने चाहिए, इसको भी हम देख लेते हैं। शुड बी कंपेटेबल विथ मेन क्रॉप इन देयर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। वो जो कंपेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों में जब हम क्रॉप लगा दे इंटरक्रॉप और मेन क्रॉप, अब दोनों क्रॉप में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, इनके बीच में आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने आम लगाया, तो आम की जड़ नीचे रहती है तो वो नीचे से न्यूट्रिएंट लेगा, और गेहूं लगा दे तो गेहूं की जड़ ऊपर रहती है तो ऊपर से वो न्यूट्रिएंट लेगा। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि बैलेंस बना रहेगा। गेहूं की हाइट छोटी रहेगी और मैंगो की हाइट बड़ी रहेगी। अरे मुई हाथी तो 9 लाख, मैंगो बहुत छोटा होगा तो भी गेहूं से बड़ा होगा, तो उसे सनलाइट भी आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये सब चीजें होती हैं। जब मैंगो को ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता होगी फ्रूटिंग के समय, उस समय क्या होगा, गेहूं सूखने की अवस्था में आ जाएगा, गेहूं सूख जाएगा, गेहूं काट दिया जाएगा, तो हमको फिर जो मैंगो रहेगा उसकी हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पता चले गेहूं हमने कोई ऐसी क्रॉप लगाई है कि आम उधर ऊपर पक गया है, लेकिन अगर आम के खेत में घुसेंगे तो नीचे वाली क्रॉप भी खराब हो जाएगी,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हमारा आम पक के तैयार होगा उस समय हम गेहूं काट के निकाल लेंगे, खेत खाली हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जो इंटर क्रॉप हम लगाते हैं उसमें ये सब करेक्टर होने चाहिए कि वो मेन जो क्रॉप है उसको कोई गड़बड़ी ना करे उस क्रॉप में। अब अगला क्या कह रहा है, कंपोनेंट स्टेचर एंड शुड नॉट compete द मेन क्रॉप। वही कह रहा है कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये मेन क्रॉप से compete ना करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन व्हेन कंपेयर द अदर पेरेनियल क्रॉप, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक मैंगो लगा दिया उसी में फिर बीच में गुआवा लगा दिया, तो ऐसा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ऐसे हो जाएगा, या तो उनकी स्पेसिंग दूरी दूरी कर दो। जैसे अभी मेरे पिछले प्रकार का ऑर्चर्ड जो तीसरे नंबर का ऑर्चर्ड बताया था कि मैंगो गुआवा पपाया तीनों एक साथ लगाओ, तो उसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में प्लांट की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, तो बीच में ये भी क्रॉप लग गई। लेकिन इसमें तो हमने ऐसा करना नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पेसिंग हमें बढ़ानी नहीं है, और बीच में अगर हमने लगा दिया तो स्पेसिंग उनकी कम हो जाएगी, तो ये समस्या हो जाएगी। तो हमको ऐसी भी क्रॉप नहीं लेनी चाहिए। ठीक, फिर आगे देखो इसका एडवांटेज क्या है, इसके क्या फायदे हैं। हेल्प इन गेटिंग एडिशनल इनकम फ्रॉम द ऑर्चर्ड ड्यूरिंग प्री बेयरिंग स्टेज ऑफ मेन क्रॉप। इसके द्वारा हमें एडिशनल इनकम मिल जाती है। जब मेन क्रॉप जब तक हमें फल नहीं दे रही होती तब तक हमें एडिशनल इनकम मिलती रहती है। तो एक तो समस्या, एक तो ये फायदा है। इट आल्सो एक्ट एज ए कवर क्रॉप एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये कवर क्रॉप का भी काम करती है। जो मिट्टी होती है ऊपरी सतह उसको कायदे से ढक लेती है, तो सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करती है। फिर सप्रेस द वीड ग्रोथ इन ओपन स्पेस, जो बीच बीच में ओपन स्पेस है अगर हम उसमें कोई क्रॉप नहीं उगाएंगे तो उसमें बड़े बड़े खरपतवार उग जाएंगे, घासें उग जाएंगी। तो अगर हम इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो ये सब चीज नहीं हो पाएगा, ये सब चीज नहीं होगा, यानी कि जो बीड वुड की ग्रोथ है ये सब सप्रेस रहेगी। तो एक तो फायदा ये भी है। एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन, जो लैंड हमारी वेस्ट पड़ी हुई है उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, फाल्सा, फिग, बीन्स, काउपी, डोलोसिस, मैरीगोल्ड, ग्लेडिया, एस्टर, ये सब हम बीच बीच में उगा सकते हैं। जैसे भी मैंने बोला मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, एक क्रॉप इतनी बड़ी, जैसे मान लो ये क्या है, ये मिट्टी की ऊपरी परत है, एक क्रॉप इतनी लंबी है, दूसरी क्रॉप इतनी लंबी है, तीसरी क्रॉप इतनी लंबी है, चौथी क्रॉप इतनी लंबी है। अब इसमें देखो इनका जो रूट जोन है ये भी अलग अलग है। एक किसी की रूट बहुत नीचे गई है, किसी की बहुत ऊपर, किसी की और कम। हाइट भी इनकी देखो, ये कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर। तो ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इसी को कहते हैं। खूब लंबी क्रॉप और उससे छोटी क्रॉप। जैसे कोकोनट खूब लंबा, ब्लैक पेपर एक लता के रूप में होता है, एक के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कोकोआ कोकोनट से छोटा होता है। पाइनएप्पल बिल्कुल छोटा छोटा, पाइनएप्पल इतना बड़ा बड़ा हो गया, अब कोकोआ इतना बड़ा बड़ा हो गया, कोकोनट इतना बड़ा बड़ा हो गया, ठीक। और जो इसके ऊपर ब्लैक पेपर है ऐसे लता के रूप में इस पे भी चढ़ गया और इस पे भी चढ़ गया। तो ये हो गया मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया। अरेका नट, वनीला, बनाना, पाइनएप्पल ये भी लगा सकते हो। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होती है उसमें जितने भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं सबकी रूट की जो डेप्थ है, यानी कि रूट जो उसकी जड़ें हैं, किसी की जड़ ज्यादा गहरी होनी चाहिए, किसी की जड़ कम गहरी होनी चाहिए। जो उनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले एक क्रॉप लगा दिया तो वो एक क्रॉप दूसरे क्रॉप पर छांव डाल रही है जिससे उन्हें सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपर एयर भी मिलना चाहिए, नहीं तो पता चले कि एक ज्यादा एयर ले रही है, एक को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी भी कोई क्रॉप नहीं होनी चाहिए जो दूसरे क्रॉप की होस्ट हो, जो दूसरी डिजीज की होस्ट हो। जैसे मान लो कि हमने क्या लगा दिया, बनाना क्रॉप लगाई है। अब बनाना क्रॉप में हमने क्या लगा दिया, बैगन लगा दिया। बैगन में निमेटोड आ जाएंगे, ठीक। बैगन में निमेटोड लगते हैं, एक आम समस्या होती है। तो बैगन में निमेटोड लग गया, लेकिन जब बैगन को डिस्ट्रॉय कर जाएगा वो निमेटोड तो मिट्टी में ही पड़ा रहेगा, फिर वो क्या करेगा, बनाना को भी खाना शुरू कर देगा, तो बनाना को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अलग अलग होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि एक ही समय पे सभी लोगों को न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए। एक समय पे किसी की, जैसे सबसे ज्यादा आवश्यकता कब पड़ती है न्यूट्रिएंट की, जब फसलें जब फल देने को होती हैं, जब उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तब उन्हें न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है।
तो सबकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अलग अलग होनी चाहिए मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में, जिससे उनका क्या हो, वाटर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सॉइल पूरी कर पाए। सॉइल शुद्ध फर्टाइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सॉइल ऊसर बांगर में हमने उगा दिया, तो सॉइल ही जब नहीं सही रहेगी तो कहाँ से होगा। इरिगेशन की भी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अलग अलग टाइम पे। जैसे मान लो कि कोई क्रॉप अप्रैल में ज्यादा पानी मांग रहा है, कोई मई में ज्यादा पानी मांग रहा है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि एक समय में सभी क्रॉप पानी मांग रही हैं, एक समय पे कोई क्रॉप पानी नहीं मांग रही, ऐसे में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ पा रहे हो। तो ये सब समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इसको डिटेल में हम आगे जब प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। अब हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ड्वार्फ वैरायटी के जो ऑर्चर्ड होते हैं, ड्वार्फ वैरायटी जैसे आम का आम्रपाली ले लो या पपाया का पूसा नन्हा वैरायटी ले लो, तो ये सब जो वैरायटियां होती हैं ये बहुत छोटी छोटी अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक। जैसे M7 रूट स्टॉक ले लो, M9 रूट स्टॉक ले लो उसका, एप्पल का, तो ये सब क्या होते हैं, ड्वार्फ रूट स्टॉक होते हैं, जिससे जो क्रॉप होती है वो खूब छोटी छोटी रह जाती है। तो जब छोटी छोटी, जैसे आम्रपाली मैंने लगा दिया, खूब छोटी छोटी क्रॉप होती है, हमारे सर से थोड़ा एक हाथ ऊपर ही रहेगी, यानी कि 6-7 फुट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लंबाई। तो ऐसी अगर क्रॉप रहेगी तो हम इसको आसानी से बहुत नज़दीक नज़दीक उगा सकते हैं। नज़दीक नज़दीक उगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में ज़्यादा फल पौधे लग जाएंगे, और पौधे ज़्यादा लग जाएंगे तो हमें फ्रूट भी ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे एप्पल को 3x3 पर हम लगा के 1111 प्लांट ले सकते हैं 1 हेक्टेयर में, 3x2 पे लगा के 1666 ले सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली जो क्रॉप होती है ये वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट की जाती है, तो इसमें जो फल आने की स्टार्टिंग होती है, बेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी बेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, 3 से 5 साल के बीच में इसमें बेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं उसमें भी फल लग जाते हैं, जैसे इसी साल मैंने आम लगाया और इसी साल उसमें 1-2 आम लग गए, ऐसा भी हो जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाले क्रॉप में। अब देखो, लिमिटेड सक्सेस ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज नोटिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप बिकॉज ऑफ, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली, ये हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग है ये बहुत लिमिटेड होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा हो नहीं पाता, ये सक्सेसफुल नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो हमारे पास हर क्रॉप के लिए अवेलेबल नहीं है, तो पहली तो समस्या ये हो गई। उसके बाद विगोरस ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनकी ग्रोथ बहुत ढेर सारी हो जाती है, थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, उनकी ग्रोथ बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो वो बढ़ जाएंगे, फिर एक दूसरे में जिगजैग में जाके फंस जाएंगे, एक की डालियां दूसरे की डाली में फंस जाएगी, तो इस तरीके से फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। पुअर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग अगर हम करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स पुअर होगा। अगर ट्रेनिंग कर देंगे, मान लो हमने उनकी प्रूनिंग कर दी, अब उनमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो रिस्पॉन्स भी बराबर नहीं करते ट्रेनिंग प्रूनिंग के प्रति। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड वाज ट्राई इन मैंगो विथ डॉर्फिंग वेराइटी लाइक आम्रपाली, आम्रपाली को हम यूज कर सकते हैं, ठीक, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, एंड विथ द यूज ऑफ डॉर्फिंग स्टॉक लाइक ओलूर और बलाई कोलम्बन। ये 2 प्रकार के मैंगो के रूट स्टॉक हैं जो मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में बता दिया है कि कैसे ये रूट स्टॉक है, इनका क्या क्वालिटी होती है। इसको हम किसी भी मैंगो की वैरायटी में लगा सकते हैं, और इसको लगाने से क्या होगा कि जो मैंगो की वैरायटी होगी वो डॉर्फ नेचर की हो जाएगी, उनका जो कद होगा फलों का, उनका पेड़ का पौधे का कद वो छोटा छोटा हो जाएगा, तो हमें 1 हेक्टेयर में ज़्यादा पौधे लगाने की सहूलियत हो जाएगी। तो अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग फॉलोड इन फ्रूट क्रॉप। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कौन कौन सा होता है, एक तो बुश ऑर्चर्ड होता है, पिरामिड ऑर्चर्ड होता है, फिर चतुरा ट्राल्स होता है, फिर मेडो ऑर्चर्ड होता है, हेज होता है, हेज रो सिस्टम। ये डिफरेंट प्रकार के ऑर्चर्ड के सिस्टम होते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि ये कैसा होता है, इनका फिगर कैसा होता है, ये देखने में कैसे लगते हैं। अब इनका एडवांटेज देख लो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग का एडवांटेज क्या है, हाई रिटर्न पर यूनिट ऑफ एरिया। अगर 1 हेक्टेयर में ज़्यादा पौधे लगेंगे तो ज़्यादा फलत होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हमें ज़्यादा इनकम होगी हमारी। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, चाहे वो पानी हो या न्यूट्रेंट हो या खेत हो, टाइम हो,
इनका हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एडेप्टिंग मैकेनाइजेशन, इसमें हम मैकेनाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? कंपटीशन इन लेटर ईयर, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो क्रॉप ठीक रहती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे फील्ड की न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, धीरे धीरे मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, तो ये बाद में कंपटीशन होने लगता है हर क्रॉप में। समझ में आया? तो कभी कभी ये घाटा हो जाता है। पेस्ट एंड डिजीज प्रॉब्लम, पेस्ट और डिजीज का भी प्रॉब्लम होने लगती है। एक अगर साथ साथ में रहेंगे, हाई डेंसिटी में रहेंगे, तो एक दूसरे के पास पास लगे होंगे। जैसे मान लो कि किसी एक पौधे में डिजीज लग गई कोई, जैसे मान लो यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, अब इस पौधे में एक डिजीज लग गई। अब वो डिजीज क्या होगी, क्योंकि नजदीक नजदीक हैं पौधे लगे, तो यहाँ भी फैल जाएगी, यहाँ भी फैल जाएगी, जल्दी से फैल जाएगी, तो एक तो ये भी घाटा हो जाता है। समझ में आया? हाई डेंसिटी प्लांटिंग का एक घाटा ये भी है। फिर कल्चरल ऑपरेशन इज डिफिकल्ट, पौधे नजदीक नजदीक लगे रहेंगे तो उनके बीच में जो हम कल्चरल प्रैक्टिस करनी है, जैसे मान लो हमको जुताई करनी है, निकाई करनी है, गुड़ाई करनी है, ये सब चीजें हमें बड़ी दिक्कत करती हैं। ट्रैक्टर चल ही नहीं पाएगा, जैसे मान लो ढाई गुड़े ढाई पे लगा दिया, तो उसमें ट्रैक्टर आसानी से हम चला ही नहीं पाएंगे, उसकी जो लताएं इधर उधर की जो ब्रांचेज हैं वो ट्रैक्टर में फंसेंगी। फिर अगला क्या है, ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। अब ये ड्राई लैंड ऑर्चर्ड का होता है ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी की समस्या होती है, जहाँ पे पानी हम बराबर नहीं होता है, इरिगेशन की समस्या होती है, वहाँ पे हम ड्राई लैंड ऑर्चर्डिंग करते हैं। ठीक, वहाँ पर ऐसी क्रॉप उगाते हैं जिसको रन फेड कंडीशन में उगा लिया जाए, जितना पानी बरसेगा उतने पानी में ही उसका काम चल जाए, या अगर मान लो सिंचाई देनी हो तो एक दो सिंचाई में काम चल जाए, तो उसको हम ड्राई लैंड ऑर्चर्ड कहते हैं। जैसे बेर, आंवला, डेट पाम, टमरिंड, फिग, फालसा, ये सब क्रॉप जो होती है पानी कम लगता है इनमें, इनके कल्टीवेशन में पानी कम लगता है, तो हम ड्राई लैंड में इनकी खेती कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। फिर अब इसमें मैंगो, ग्रेप, पोमग्रेनेट ये भी उगा सकते हैं, तो यही था ये ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। अब क्लोनर ऑर्चर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक कोई मदर प्लांट होता है, जैसे मान लो ये मदर प्लांट है कोई, ठीक, मात्र पौधा। अब इस पौधे को हमने वेजिटेटिव इसमें प्रोपोगेशन किया, एयर लेयरिंग कर ली मान लो। अब ढेर सारी एयर लेयरिंग करके 400-500 पौधे तैयार कर लिए, एक ही पौधे से 400-500 छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए। अब ये जो 400-500 पौधे हैं इसको हमने एक साथ एक ऑर्चर्ड में लगा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनर ऑर्चर्ड बोलते हैं। ठीक, अब ये क्लोनल ऑर्चर्ड ऑफ मैंगो की वैरायटी अल्फांसो, अल्फांसो में हमने क्या कर दिया कि बडिंग और ग्राफ्टिंग करके या बीनियर ग्राफ्टिंग करके ढेर सारी वैरायटी बना ली, ढेर सारे प्लांट बना ली और उनको एक ऑर्चर्ड में लगा दिया, तो ये हो गया। अब इसका एडवांटेज देखो, प्लांट विल बी यूनिफॉर्म इन ग्रोथ बियरिंग हैबिट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। प्लांट की जो बियरिंग होती है यानी कि फल लगने का, ये यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि एक ही मदर प्लांट से आए हैं और वो भी वेजिटेटिव मेन से आए हैं, तो ट्रू टू टाइप होंगे, यानी कि बिल्कुल अपनी माँ जैसे होंगे, मदर प्लांट जैसे होंगे। तो मदर प्लांट जैसे होंगी तो उनकी ग्रोथ, बियरिंग हैबिट, मैनेजमेंट सब एक ही टाइप का होगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।